को हमें जरूर समझना है कि राइट क्या है। तो समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में दो तरह के राइट होते हैं, एक फंडामेंटल राइट होता है, एक अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। जो भी फंडामेंटल राइट हमें प्रोवाइड है ना, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ये मैं बता देता हूँ। जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 का पार्ट है, और 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है ना फंडामेंटल राइट है। तो ये सब फंडामेंटल राइट हो गए, ठीक है। लेकिन जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन है लेकिन फंडामेंटल राइट में मेंशन नहीं है, मतलब पार्ट 3 में मेंशन नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलते हैं। जैसे आर्टिकल 326 जो राइट टू वोट है ना, वो आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। ये बात ध्यान पे रखना, ठीक है। स्टैट्यूटरी राइट मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ना हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मेंशन हो, किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं हो, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी राइट। जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाए गए उसको हम लोग स्टैट्यूटरी राइट बोलते हैं। जैसे आपका मनरेगा हो गया और जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया, ये दोनों क्या है, ये दोनों कहीं ना कहीं आपका क्या स्टैट्यूटरी राइट है। ये चीज आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लीगल राइट क्या होता है। लीगल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज ऑर्डिनरी लॉ, कोई भी अगर ऑर्डिनरी लॉ है, ठीक है, अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, लीगल राइट बोलते हैं। मतलब हमारा जो देखो सिंपल सा बात है, अगर राइट टू वोट देखोगे ना कहीं लीगल राइट भी हमारा, ठीक है। उसके साथ एफआर क्या है, एफआर क्या है हमारा, फंडामेंटल राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो लीगल राइट है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 12 से हम देखते हैं। आर्टिकल 12 आपको बोलता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट क्या है उसका डेफिनेशन बोलता है। तो स्टेट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट ऑल लोकल अथॉरिटी विद इन द इंडिया। जितने भी लोकल अथॉरिटी है, जितने भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब जैसे आपको पंचायती राज हो गया वो भी एक स्टेट है, म्युनिसिपल हो गया वो भी स्टेट है, जो हर एक स्टेट का लेजिस्लेचर है वो भी स्टेट है। स्टेट इज नथिंग बट जो गवर्नमेंट है, ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट को रन कर रहा है, ऑल आर स्टेट, ठीक है। ऑल्सो इंक्लूड एनी अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, जैसे एसबीआई हो गया। तो एसबीआई जो हो गया आपका, इट इज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आर्टिकल 3, तो सिर्फ इसमें क्या याद रखना, डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है आर्टिकल 12, इतना ही ध्यान पे रखना। अब क्या होता है स्टेट आपको वो भी हमने बता दिया। आर्टिकल 3 क्या बोलता है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद द और इन डेकोरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब जो भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट को वॉलेट करेगा वो इनकंसिस्टेंट है। जैसे आप आर्टिकल 13 क्लॉज 1 को देखोगे ना, ये क्या बोलता है कि लॉ जो 26 जनवरी 1950 से पहले बना, बहुत सारे लॉ जो ब्रिटिश के टाइम में थे, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो वो नल और वाइड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर नॉट वायलेट कर रहा है, अगर वायलेट नहीं कर रहा है फंडामेंटल राइट को, तो वो कहीं ना कहीं वैलिड है, वो लॉ है, ठीक है। अब देखो क्लॉज 13(2) क्या बोलता है, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेज द राइट। कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता है, स्टेट मतलब होता है सरकार, जो क्या करेगा, राइट को ही टेक अवे कर लेगा, राइट को ही छीन लेगा, वो कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता। ये आर्टिकल 13 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 13(3) क्लॉज क्या बोलता है कि ये लॉ का डेफिनेशन बताता है। डेफिनेशन ऑफ लॉ कौन बताता है, आर्टिकल 13(3) क्लॉज। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, हम लोग तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे कि आर्टिकल 13 डायरेक्ट 13 क्लॉज 3 नहीं बोलेगा, लेकिन बोल सकता है कि आर्टिकल 13 जो है ना डेफिनेशन ऑफ लॉ बताता है, बिल्कुल बताता है। क्योंकि अगर क्लॉज आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 जो डेफिनेशन ऑफ लॉ बताता है, तो वो आर्टिकल 13 ही तो बता रहा है। तो ऐसे आपको क्लॉज नहीं देके डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि आर्टिकल 13 क्या डेफिनेशन ऑफ लॉ बताता है, तो बिल्कुल बताता है। तो लॉ मतलब क्या होता है, कोई अगर सरकार का ऑर्डर है, फरमान, या फिर ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस हम देखेंगे प्रेसिडेंट के द्वारा निकाला जाता है, कोई रेगुलेशन हो गया, कोई नोटिफिकेशन हो गया, दीज आर लॉ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट करते हैं चेंजेस करने के लिए, वो लॉ नहीं है, बाकी सब जो है ना वो लॉ है, बाकी सब लॉ है। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। 13(4) क्या बोलता है, नॉट अप्लाई टू अमेंडमेंट। अप्लाई अमेंडमेंट से रिलेटेड इसका नहीं है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड आर्टिकल 368। मतलब कोई भी चीज अगर आर्टिकल 13 में चेंजेस कर रहे हैं, वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहलाएगा। 368 से उसको कोई मतलब नहीं है। ये हम कब ऐड किए थे, हम 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए थे, ठीक है। तो मेरा इतना होलिस्टिक पढ़ाने के पीछे रीजन यही है कि एग्जाम में किसी भी तरीके से प्रीलिम्स से पूछे, आइदर 70 या 71st आपके लिए, मतलब 69 के पर्सपेक्टिव से पूछे या 70 पर्सपेक्टिव से पूछे, आप दोनों के लिए रेडी हो, ठीक है। अब देखो, अब जो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 हमने देख लिया, अब क्लासिफिकेशन अब हम आर्टिकल देखते हैं। जैसे आर्टिकल 14 से लेके आपको 14 से लेके 18 तक को हम क्या बोलते हैं, राइट टू इक्वालिटी। 19 से 22 को क्या बोलते हैं, राइट टू फ्रीडम। तो ये दोनों याद होना चाहिए। 14 से 18 इक्वालिटी, 19 से 22
फ्रीडम। अब देखो 23-24 को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ना हो उसके लिए जो हमको हमारा मतलब एक्सप्लॉयटेशन मतलब हमको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है, उस चीज़ को लिए हम लोग क्या, कौन सा आर्टिकल हमको बचाता है, तो वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 23 और 24 आपको बताता है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। मतलब एक्सप्लॉयटेशन में आसान भाषा में एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है, हमारा कोई शोषण ना करे, ठीक है। अगर हम देखें 25 से लेकर 28 तक, तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम अपने रिलीजन्स के लिए कितना फ्रीडम हमको मिला है उसको ये बताता है। उसके साथ साथ 29-30 क्या बोलता है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट के बारे में हमें क्या देता है, फंडामेंटल राइट देता है, उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 32 ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, मतलब हमारा जो राइट अगर मान लो छीना जा रहा है, अगर हमारे राइट का वायलेट हो रहा है, तो उसका जो रेमेडीज है, उसका जो समाधान है वो 32 देता है, ठीक है। 33, 34, 35 नॉट इंटरेस्टेड, नॉट फॉर अस, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हम 32 तक ही देखेंगे। अब इसको याद कैसे करना है आपको, बिल्कुल देखो, इक्वालिटी के बाद फ्रीडम है, फिर एक्सप्लॉयटेशन है, इक्वालिटी फ्रीडम एक्सप्लॉयटेशन, फिर फ्रीडम, इक्वालिटी फ्रीडम एक्सप्लॉयटेशन, फिर फ्रीडम, फिर एजुकेशनल कल्चरल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो ऐसे याद करोगे बार बार तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद ना हो, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। अब आर्टिकल 14 देखते हैं, इसमें 2 टर्म है, एक है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, स्टेट मतलब गवर्नमेंट आपको डिनाई नहीं कर सकता किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर द लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इन दोनों को लेके आपको डिनाई नहीं कर सकता है, ठीक है, ये स्टेट बताता है, ठीक है। अब देखो, अगर आप देखो ना इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तो ये एक निगेटिव कंसेप्ट है जो हमने यूके से लिया है। यूके का मतलब हो गया अपना यूनाइटेड किंगडम, ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं का मतलब क्या होता है कि इसमें एक्सेप्शन है, जो भी आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं होगा हम बताते चलेंगे आपको, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है आर्टिकल, ठीक है। उसके साथ साथ जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है ना, ये पॉजिटिव कंसेप्ट देता है। पॉजिटिव कंसेप्ट क्यों देता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जो है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ, ये कहीं ना कहीं हमको अफर्मेटिव एक्शन देता है। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है कि हम जो रिजर्वेशन पॉलिसी दे रहे हैं वो हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के थ्रू दे रहे हैं, मतलब आर्टिकल 14 के थ्रू हम लोग क्या दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन उस आर्टिकल 14 में किसके थ्रू दे रहे हैं, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ के थ्रू दे रहे हैं, जो हमने यूएस से लिया। ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। तो आपसे पूछ सकता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हो कि हम जो एफर्मेटिव एक्शन इंडिया के अंदर दे रहे हैं, मतलब हम जो रिजर्वेशन दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ के अंदर दे रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक का मतलब होता है कि एक समान वाला आदमी को एक समान देना चाहिए, समानता देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देते, देखो ये तीनों लोग हैं, अब देखो ये क्रिकेट देख रहा है, ये ठीक ठाक क्रिकेट देख रही है, ये बिल्कुल क्रिकेट नहीं देख रहा है, आप देखो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखो कहीं ना कहीं इक्वालिटी बिफोर द लॉ हो रहा है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब ये फॉलो हो रहा है, मतलब हमने सबको एक एक बॉक्स दे दिया, ठीक है। लेकिन जब हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का बात करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि जिसको जितना जरूरत है उस हिसाब से देंगे, मतलब हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। मतलब देखो ये हैंडीकैप था, ये तो देख ही नहीं रहा था इसमें, लेकिन इसको हम एक और ये दे दिए, उसको क्या बोलते हैं, सीढ़ी दे दिए, उसके थ्रू हम लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, हम लोग उसको क्रिकेट दिखा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हमने इसको स्टेयर दे दिया और इसको हम क्रिकेट दिखा रहे हैं। अब देखो ये भी दिक्कत से देख रही थी, तो इसको भी हम दे दिए, 2 को दे दिए, मतलब हम इसको मान सकते हैं कि ये जो रिजर्वेशन है, जो भी हैंडीकैप है उनको रिजर्वेशन मिल गया, ये एसटी वाले ओबीसी वाले को रिजर्वेशन दे दिया, ओबीसी को दे दिया, ईडब्ल्यूएस को दे दिया, और ये जनरल कैटेगरी का है, इनको रिजर्वेशन का जरूरत नहीं है, इनको हमने नहीं दिया, ऐसे समझ सकते हो अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है। उसके साथ साथ देखो अब इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या है, इसका मतलब क्या है कि नो पर्सन शैल बी मेड टू सफर इन बॉडी और गुड्स एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ। कोई भी आदमी जो है ना तब तक सफर नहीं कर सकता है एक्सेप्ट द ब्रीच ऑफ लॉ, जब तक वो लॉ को ना तोड़े उसको कोई भी सजा नहीं मिल सकता है। दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लॉ के सामने कोई सारे के सारे इक्वल है, चाहे आप हैंडीकैप हो, चाहे वो अदर कास्ट हो, कुछ भी हो, आप लॉ के सामने इक्वल हो, ठीक है, इस बात को समझो। अब देखो अ पर्सन कैन बी स्यू और स्यूड, मतलब तुम हमारे अगेंस्ट केस करो, हम तुम्हारे अगेंस्ट केस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केस मतलब जो हम फाइल करते हैं, ठीक है। अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेज,
एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी को भी हम स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देंगे, ठीक है, सब समान है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन, हमने आपको बताया कि एब्सोल्यूट नहीं है, तो कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है ना, नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ विथ रिगार्ड टू द डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल फंक्शन। वो अपना ऑफिशियल फंक्शन जो कर रहे हैं, ऑफिस में बैठ के जो भी काम कर रहे हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर, वो कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं है। कोर्ट उससे जवाब नहीं मांगेगा कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र में कैसे कार्य किए हैं, उसका कोई जवाब नहीं मांग सकता है। यही इसका एक्सेप्शन है। तो आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 14 में क्या एक्सेप्शन है, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक्सेप्शन मिला। ये एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए। नो क्रिमिनल एक्शन व्हाटसोएवर कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर सो लॉन्ग एज रिमेन इन ऑफिस। जब तक वो अपने ऑफिस में रहेंगे, उनके क्रिमिनल एक्शन जो, अगर उन्होंने क्रिमिनल एक्शन किया है तो उस पर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई इनिशिएटेड नहीं किया जाएगा जब तक वो अपने ऑफिस में है। लेकिन अगर मान लो सिविल प्रोसीडिंग किए, सिविल कोई केसेज उनके ऊपर हुआ है, तो उनके ऊपर केस हो सकता है, लेकिन उनको पहले 2 महीने का नोटिस मिलेगा, उसके बाद ही होगा, ठीक है। तो आई होप कि इसको 14 आपको समझ में आया होगा। अब 15 का बात करते हैं। 15 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव को ये क्या करता है? प्रोहिबिट करता है। किस किस ग्राउंड पे? ये ग्राउंड आपको याद होना चाहिए, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब आप किस रिलीजन पे है, इस बिना पे आपको कोई सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। इसमें भी एक्सेप्शन है, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि हम रिजर्वेशन तो दे रहे हैं ना, ठीक है। उसके साथ किस रेस से आप आते हैं, किस कास्ट से हैं, किस सेक्स से हैं, और सेक्स मतलब यहाँ पर मेल फीमेल, और प्लेस ऑफ बर्थ से है। आपको किसी भी चीज से आपको इसमें रिजर्वेशन पे डिस्क्रिमिनेशन, आप इसमें डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। 15 क्लॉज 1 जो बोलता है, अब ये क्या बोलता है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द एनी सिटीजन ऑन अबव 5 ग्राउंड। 5 ग्राउंड के बेसिस पे सरकार क्या नहीं कर सकता? डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी सिटीजन को, ठीक है। ये आपको ध्यान पे रखना। कौन सा 5 ग्राउंड, कौन कौन 5 ग्राउंड है, ये याद करना है आपको। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 15 क्लॉज 2 क्या बोलता है? नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अबव 5 ग्राउंड। कोई सिटीजन डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ 5 ग्राउंड अबव। दिस इंक्लूड एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेज एंड यूज ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। अगर हम पब्लिक प्लेसेज यूज करें, मतलब सरकारी जगह यूज करें या पब्लिक फैसिलिटीज यूज करें, तो हमको इस बेसिस पे क्या नहीं मिलेगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई छठा ग्राउंड हो सकता है, जैसे हेल्थ इशू। हेल्थ इशू में अगर मान लो आपको कोविड जैसा बीमारी हो गया, तो सरकार बोल सकता है कि आपको कोविड है तो आप इस जगह पे नहीं जा सकते। दिस इज द 6 ग्राउंड। मतलब 5 ग्राउंड पे आपको नहीं कर सकता, मतलब किसी एक कास्ट से तो आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। आप यहाँ जन्म लियो तो नहीं हो सकता, प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन जो छठा ग्राउंड है, दैट इज नथिंग बट कोई हेल्थ इशू है, कोई और भी इशू हो सकता है, उस ग्राउंड पे आपको रोका जा सकता है, ठीक है। 15 क्लॉज 3 क्या बोलता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन और चिल्ड्रन। इस आर्टिकल में सरकार को ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि सरकार को उसको रोका जा सकता है कि वो वीमेन और चिल्ड्रन को नहीं स्पेशल बना सकते, स्पेशल प्रोविजन नहीं बना सकते, उसके लिए कोई रोक नहीं सकता। मतलब सरकार स्पेशल प्रोविजन वीमेन और चिल्ड्रन को दे सकती है बाय द 15 क्लॉज 3। मतलब आप देखो, ये जो 1 2 3 4 5 ग्राउंड पे नहीं, हम लोग नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते, मतलब स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। लेकिन छठा ग्राउंड क्या हो सकता है? हेल्थ इश्यू हो सकता है। 7वां ग्राउंड देखो, वीमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, इन सब को लेके आपको रिजर्वेशन आप दे सकते हो, एक स्टेप ले सकते हो, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम 15 क्लॉज 4 देखें, देखो जो भी रिजर्वेशन है ना, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब ये 15 क्लॉज 4 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड किया गया था, जो SC ST कैटेगरी को कहीं ना कहीं रिजर्वेशन देता है, ठीक है। 15 क्लॉज 5 क्या है? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 से ऐड किया गया था, जो एजुकेशन में रिजर्वेशन और एजुकेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी दिया जाता है। पहले पब्लिक में था, फिर प्राइवेट में भी दिया जाता है। ये क्लॉज 15(5) से ये ऐड हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो रिजर्वेशन जो है ना, रिजर्वेशन जो आपको एजुकेशन में दिया गया था वो 93rd से दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट का हम बात कर रहे हैं। अगर 15 क्लॉज 5 देखें तो रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया गया था
10% जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 से दिया गया था। तो आई होप कि ये सारे क्लॉज आपको क्लियर होंगे, ठीक है। बाद में इसमें ऐसा नहीं है, रिजर्वेशन ओबीसी भी आ गया, वो भी है, SC ST के साथ साथ ओबीसी भी है 15 क्लॉज 4 में। तो आपको लेकिन ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसलिए हमने इतना ही लिखा है फॉर SC and ST, क्योंकि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू SC ST को रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है, फॉर कंप्लीशन, ठीक है। तो फर्स्ट, 93rd और 103rd, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। अब देखो 15 क्या कह रहा था, डिस्क्रिमिनेशन का, मतलब आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। लेकिन 16 क्या कहता है, अपॉर्चुनिटीज का बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी जॉब, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी जो है ना, उसमें इक्वालिटी होना चाहिए। तो 16 क्लॉज फर्स्ट क्या बोलता है, गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल सिटीजन, ठीक है, क्लियर है। 16 क्लॉज 2 क्या बोलता है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑन 5 ग्राउंड, 5 ग्राउंड कौन कौन है, ऊपर हमने बता दिया, बी इनएलिजिबल फॉर, कोई भी आदमी 5 ग्राउंड पे इनएलिजिबल नहीं हो सकता है, ठीक है, only, or the discriminate against in respect of any employment of or office under the state। और discriminate आप नहीं कर सकते हो, लेकिन छठा ग्राउंड हो सकता है, डोमिसाइल कैन बी ग्राउंड, ठीक है। अगर आप बिहार में नहीं जन्म लिए हो और यूपी में जन्म लिए हो, तो डोमिसाइल अगर बिहार में लागू हो गया, तो इस ग्राउंड पे आपको डिस्क्रिमिनेट सरकार कर सकती है कि हम अपने राज्य को ही जॉब देंगे, ठीक है। तो 5 ग्राउंड पे तो नहीं किया, लेकिन प्लेस ऑफ बर्थ, देखो प्लेस ऑफ बर्थ और डोमिसाइल दो अलग चीज होता है, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ आपका कहीं भी हो सकता है, ठीक है, डोमिसाइल भी कहीं हो सकता है, लेकिन डोमिसाइल जो है ना, ठीक है, ये अलग चीज है। डोमिसाइल बाय बर्थ भी होता है, डोमिसाइल बाय रेसिडेंस भी होता है, ठीक है। तो इस बात को समझना है। तो प्लेस ऑफ बर्थ को आप डोमिसाइल से रिलेट मत करो, ठीक है। डोमिसाइल आपको प्लेस ऑफ रेसिडेंस कैन बी अ डोमिसाइल, ठीक है। 16 क्लॉज 3 जो है ना, कन्फर्म द पावर ऑन द पार्लियामेंट, किसको पावर देता है, पार्लियामेंट को देता है, कि प्रोवाइड बाय लॉ, लॉ के थ्रू आप रेसिडेंस एज ए क्वालिफिकेशन दे सकते हो। आप देखो 16 क्लॉज 3 क्या बोलता है, रेसिडेंस एज ए क्वालिफिकेशन हो सकता है, ठीक है, रेसिडेंस एज ए क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट। तो रेसिडेंस एज ए क्वालिफिकेशन हो सकता है, इस ग्राउंड पे आप रिजर्वेशन दे सकते हो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे। 4 क्या बोलता है, 16 क्लॉज 4, एम्पावर द स्टेट टू रिजर्व सीट फॉर इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जो भी बैकवर्ड क्लासेस है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड दीज क्लासेस आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। मतलब देखो सिंपल सा बात है, रिजर्वेशन क्यों दिया गया था, रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है कि जो बैकवर्ड क्लासेज है ना, वो उनका एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड नहीं है, मतलब उनकी जितनी संख्या है ना, उतना भागीदारी नहीं है, उनकी भागीदारी कम है, तो हम रिजर्वेशन देंगे, उनको कम मार्क्स पे लाएंगे ताकि उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा, इसलिए रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये 16 क्लॉज 4 से हम लोग देते हैं, ठीक है। 16 क्लॉज 4A और 16 क्लॉज 4B आपको समझना है। ये 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995 से ऐड किया गया था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC and ST। तो SC and ST को रिजर्वेशन इन प्रमोशन में दिया जाता है, 16 क्लॉज 4A से दिया जाता है। देखो रिजर्वेशन इससे दिया जाता है, ठीक है। आप देखोगे तो देखो 15 क्लॉज 4 क्या था, रिजर्वेशन इन एजुकेशन का बात था, लेकिन हम अब कब क्या बात करें, एजुकेशन तो मिल गया, अब जॉब का बात करें। तो किसका बात करें, एम्प्लॉयमेंट का बात करें, दोनों के बीच में डिफरेंस समझो। 15 क्लॉज 4 एजुकेशन में रिजर्वेशन का बात करता है, 16 क्लॉज 4 किसका बात करता है, रिजर्वेशन किसमें, नौकरी का बात करता है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कब, जब एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड ना हो तब, ठीक है। 4A क्या बोलता है, 4A क्या बोलता है कि हम प्रमोशन देंगे। अब देखो पहले नौकरी दिया, 15 क्लॉज 4 में नौकरी मिला, 16 क्लॉज एजुकेशन मिला। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो 15 क्लॉज 4 में, एक मिनट, हाँ, 15 क्लॉज 4 में एजुकेशन मिला, 16 क्लॉज 4 में जॉब मिला, ऐसे समझा लो आसान भाषा में। उसके बाद क्या बात करो, और 14 क्लॉज B में आपको क्या मिला, प्रमोशन में रिजर्वेशन मिला। तो ये फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन है SC ST को, लेकिन ये है OBC को नहीं है, ठीक है। इंदिरा साहनी केस क्या बोलता है कि वो 15% सीलिंग फॉर रिजर्वेशन। तो ये आप पूछ सकता आपसे कि 50% का जो कैप लगा दिया गया कि 50% से रिजर्वेशन एक्सीड नहीं कर सकता है, ये इंदिरा साहनी केस में लगाया गया था। आपको इतना ही ध्यान पे रखना है, इतना ही आपसे पूछेगा। इसके और भी पर्सपेक्टिव है, और भी डोमेन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 16 क्लॉज 4B क्या बोलता है, अलाउ स्टेट टू कैरी फॉरवर्ड अनफिल्ड वैकेंसी फॉर द 1 ईयर टू द नेक्स्ट ईयर। अब क्या हो गया कि अब देखो हो क्या रहा था, ये
पहले क्या हो रहा था कि अगर मान लो रिजर्वेशन तो दे दिए, लेकिन कभी कभी क्या होता, रिजर्वेशन के बावजूद भी सीट फुल नहीं होता था। तो सीट फुल नहीं होता था तो वैकेंसी खाली रह गया, तो ये जो खाली वाला वैकेंसी अगले साल जुड़ जाएगा, इसी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी बोलते हैं। ये इंडिया में है। अगर मान लो 200 सीट आया, 200 में 180 ही फिल हुआ, जो 20 गो है ना, ये अगले साल जुड़ जाएगा। ठीक है, ये अगले साल जुड़ जाएगा। इसको हम 4B में रखते हैं। आई होप कितना डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलाउ स्टेट ये हम आपको बता दिए किससे ऐड किया गया, 81st से ऐड किया गया। ठीक है, 81st से ऐड किया। एक पेज जरूर बना लो अदर देन योर नोट्स, जिसमें आप जितने भी अमेंडमेंट है ना उसको अलग से लिखो। जैसे 81st हो गया, पीछे 93rd 103rd लिखे थे, इसको अलग से भी लिखो, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी है। बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है जो अमेंडमेंट्स आपसे पूछ देते हैं, तो 1 लाइन भी याद रहेगा तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। अब देखो, मिस्टर एम राज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2006 जो केस है वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन से रिलेटेड है। इंदिरा साहनी केस किससे रिलेटेड है, 50% का जो कैप लगा दिया था रिजर्वेशन पे, उससे रिलेटेड है। ये दोनों आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 17 बहुत छोटा सा है, अनटचेबिलिटी से है, और ये एब्सोल्यूट FR है। एब्सोल्यूट मतलब होता है कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर